हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल कैम नेक्स्ट। आज हमारा जो टॉपिक है वो है हेनरी लो। तो देखिए, जो हमारी कैम नेक्स्ट जो एक ग्रुप है वो आपके लिए एक ऑनलाइन साइंस स्कूल, उसको फर्दर प्रोसीड करेंगे हम, और बेसिक कंसेप्ट को हम फोकस में लेते हुए आपके छोटे छोटे कंसेप्ट्स का बिल्डअप करने के बाद हम IIT JEE नीट एंड CBSE ICSE बोर्ड एंड डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स की हम उसके लिए आपकी सहायता के लिए, आपकी मदद हो उससे, हम उसके लिए भी वर्क करेंगे। तो आप हमसे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िएगा। थैंक्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हेनरी लो। देखो, हेनरी ने क्या कहा, एक बार समझाने के लिए मैं आपको एक लेता हूँ बीकर, ठीक है जी। उसमें लिक्विड कंपोनेंट भी था प्लस उसमें गैसियस कंपोनेंट भी आपका रहा, ठीक है। ये बबल्स आप समझिए, ये आपके गैसियस कंपोनेंट है, ठीक है जी। ये बबल्स, इसका कुछ ना कुछ मोल फ्रैक्शन भी रहा होगा, ठीक है जी, और इसका प्रेशर भी रहा होगा, ठीक है। हेनरी कहते हैं कि जो इसका जो गैस है, इसका जो मोल फ्रैक्शन है, जो मोल फ्रैक्शन आप एक्स से डिनोट करते हो, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जो ये वेपर फेज में जो गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो उतना वेपर प्रेशर लगाएंगे, जो प्रेशर एग्जर्ट करेंगे उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये दिस इज मोल फ्रैक्शन, और ये आपका क्या है, प्रेशर, ठीक है जी। हेनरी ने कहा कि मोल फ्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मॉलिक्यूल्स व्हिच इज इन गैसियस स्टेट। बात क्लियर है। अब इसको मैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटेगा तो कोई कांस्टेंट आएगा। तो हेनरी ने इसको डिस्कवर किया, हेनरी ने स्टेटमेंट दी, तो हेनरी ने अपना नाम का ही कांस्टेंट रख दिया। क्या बोला गया, जब ये कांस्टेंट हटता है तो ये होता है P इक्वल्स टू KHX, ठीक है जी। आप ऐसे समझ सकते हैं इसको, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था किसके, X के। जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल हटेगा तो प्रेशर इक्वल्स टू, इसकी जगह आएगा कांस्टेंट और आएगा X, ठीक है जी। X इज मोल फ्रैक्शन एंड P इज प्रेशर एंड KH इज हेनरी कांस्टेंट, ठीक है जी। X इज मोल फ्रैक्शन एंड P इज प्रेशर, ठीक है। अब आपके दिमाग में ये कोई डाउट नहीं होना चाहिए, KH तो कोई कांस्टेंट है, नो डाउट, तो ये कोई मसला ही नहीं है इसका। X इज मोल फ्रैक्शन, X इज मोल फ्रैक्शन, तो आप याद रखना, एक सॉल्यूशन जो होता है वो दो कंपोनेंट से बनता है, सोल्यूट प्लस सोलवेंट। और मैंने आपको ये बताया था कि अगर दो कंपोनेंट बने हैं x1 प्लस x2, मान लो x1 इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट एंड x2 इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट, तो इन दोनों का जो टोटल आएगा विच इज 1, ठीक है। और मोल फ्रैक्शन निकालते कैसे हो, तो निकालते हैं कि जो मोल्स होंगे, एक जिसका निकालना है उसके मोल्स अपॉन में टोटल मोल्स, मतलब N1 प्लस N2, दिस इज x2 and x1 is N1 upon N1 plus N2 total moles. So this is the mole fraction of x2 and this is the mole fraction of x1. तो बात क्लियर है यहाँ तक। तो ये हो गया आपका हेनरी लो, ठीक है जी। हेनरी ने अपनी स्टेटमेंट दे दी, ठीक है जी, क्लियर है। इसके बाद आते हैं रोल्स साहब। रोल्स ने बताया कि सेम चीज़ बताई और उसको हम कंसीडर करते हैं कि स्पेशल केस ऑफ हेनरी लो में, ठीक है। एक मिनट में वॉइस चेक करता हूँ। ओके, क्लियर। तो इसके बाद आते हैं रोल्स, ठीक है। रोल्स ने क्या कहा, रोल्स ने कहा कि
जो आपका ये लिक्विड कंपोनेंट प्लस गैसियस जो कंपोनेंट था, इसने कहा कि जो वेपर प्रेशर ऑफ वन कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। मान लो इन्होंने क्या कहा जी, मान लो एक बीकर के अंदर ये लिक्विड भी है प्लस इसमें गैस भी है। तो जो कंपोनेंट, मान लो मैंने 1 दे दिया, इसको 2 दे दिया, गैस वाले को 1 दे दिया, इसको मैंने 2 दे दिया, तो x1 जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, P1 के। मतलब जो कंपोनेंट जिसका आप वेपर प्रेशर निकाल रहे हो उसका वेपर प्रेशर उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके मोल फ्रैक्शन के इक्वल। तो ये कहा रोल्स लॉ ने। ऐसे ही x2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P2। तो जब आप इसका ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाओगे तो ये आएगा ठीक है जी, ये आता है P1 इक्वल्स टू P1 नोट x1। अब कंफ्यूज हो जाओ आप, व्हाट इज P1 नोट। तो P1 नोट जो है वो वेपर प्रेशर है आपका, वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट, ठीक है जी। और x1 आपका मोल फ्रैक्शन है, क्लियर है। और P1 आपका क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1। बात क्लियर। तो ये थे आपके रोल्स लॉ और हेनरी लॉ, ठीक है। अब इसके बाद में एक टर्म आती है रिलेटिव लवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर वो आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में से एक टर्म है जिसको हमने बोला रिलेटिव लवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। देखते हैं उसको। इसमें से अगर आप न्यूमेरिकल करना चाहते हो तो मैं आपको न्यूमेरिकल बता देता हूँ। न्यूमेरिकल है आपका वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म CH_Cl3 एंड डाइक्लोरोमीथेन CH2Cl2 एट 298 केल्विन आर 200 mmHg and 415 mmHg respectively. Calculate the vapor pressure of the solution prepared by mixing 25.5 ग्राम of CH_Cl3 and 40 ग्राम of CH_Cl2। तो आपको दो कंपोनेंट मिल गए हैं, ठीक है। उसमें से आपको निकालना क्या है, वेपर प्रेशर। तो इन्हीं फॉर्मूलों से आप इसको निकाल सकते हो, ठीक है। अब है जी आपका रिलेटिव लवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। देखिए जी, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का फर्स्ट पार्ट है जिसको आपने बोला रिलेटिव लवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो अभी जो आपने निकाला रोल्स लॉ के अकॉर्डिंग वो क्या था जी, P1 इक्वल्स टू P1 नॉट x1। ये आपके पास आपने निकाल लिया था अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ। ये कैसे निकल के आया था कि जो आपका P1 था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था किसके, x1 के। जब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा तो ये बनता है P1 नॉट x1, ठीक है जी, ये बन गया। ओके जी। अब देखिए, अब डेल्टा P क्या होगा। डेल्टा P, जो डेल्टा होता है वो होता है चेंज के लिए। और चेंज किस में से निकालते हो आप, दो चीज़ों का जब आप डिफरेंस करते हो तो वो निकल के आता है आपका चेंज, ठीक है। डेल्टा मीन्स चेंज
और डेल्टा किसके आगे लगा है, P, मतलब चेंज इन प्रेशर। और हम पढ़ क्या रहे हैं, रिलेटिव लवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। हमारा टॉपिक भी यही है कि तो कितना चेंज आया, कितना लवर हुआ वेपर प्रेशर। ठीक है जी। तो डेल्टा P जो आएगा आपका, विच इज P1 नॉट माइनस P1, एक आइडेंटिटी ये आती है आपकी। ठीक है जी। इसको फर्स्ट, इसको सेकंड बोल दिया आपने। ठीक है। यहां से P1 की वैल्यू हमारे पास फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी हैव P1 इक्वल्स टू P1 नॉट x1, ये है। पुट द वैल्यू ऑफ P1 इन इक्वेशन सेकेंड। तो आपकी इक्वेशन सेकेंड क्या बनेगी, डेल्टा P इक्वल्स टू P1 नॉट माइनस P1 नॉट x1, ये बन गई जी आपकी इक्वेशन। इसको फर्दर, ये इक्वेशन आपकी वैल्यू पुट करने के बाद P1 की वैल्यू मैंने कहाँ रख दी, P1 की वैल्यू मैंने यहाँ रख दी। जो आपकी वैल्यू थी इस इक्वेशन फर्स्ट से, जो P1 की वैल्यू थी वो P1 नॉट x1, वो वैल्यू मैंने यहाँ इस इक्वेशन सेकंड में रखी। तो डेल्टा P एज इट इज़, P1 नॉट एज इट इज़, एंड P1 की वैल्यू यहाँ से निकलती है P1 नॉट x1। तो मैंने इस P1 की जगह यहाँ रखा है P1 नॉट x1। ठीक है। अब डेल्टा P इक्वल्स टू, यहाँ से कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है क्या आपको, बताइए, कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है आपको? यस, कॉमन क्या है आपका, P1 नॉट, एंड आपका बनता है 1 माइनस x1। ठीक है जी। मैंने अभी एक आइडेंटिटी आपको बताई कि अगर मैं कंपोनेंट, दो कंपोनेंट का सिस्टम, मतलब सॉल्यूशन लिया मैंने, दो कंपोनेंट है उसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट, तो उसमें से दोनों कंपोनेंट का जो x1 प्लस x2, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ 2, उन दोनों का सम कितना है जी आपके पास, 1। ये आइडेंटिटी आपके पास है। तो मैं इस आइडेंटिटी को यहाँ यूज़ करूँगा, x1 इक्वल्स टू 1। ठीक है जी। 1 माइनस x1 तो कुछ बन सकता है क्या ये आपके हिसाब से? जब मैंने 1 माइनस x1, मैंने x2 को यहाँ रखा तो 1 हमारे राइट हैंड साइड में था और x1 लेफ्ट हैंड साइड में था, तो ये जाता है, ये बनता है 1 माइनस x1। तो मैंने इसको नाम दिया थर्ड इक्वेशन। ठीक है जी, क्लियर है? तो 1 माइनस इक्वेशन, इसको नंबर 4 देता हूँ, इसको थर्ड देता हूँ, इसका यूज होगा अभी। तो जो इक्वेशन 4 बनी हमारे पास, विच इज x2 equals to 1 minus x1, and if we put the value of x2 in equation third, in equation third में अगर हम x2 की वैल्यू रख दूं मैं, तो सॉरी 1 माइनस x1 की वैल्यू अगर इक्वेशन थर्ड में रख दूं मैं, तो हमारे पास इक्वेशन थर्ड कैसी दिखेगी, देखिए, डेल्टा P इक्वल्स टू P1 नॉट 1 माइनस x1 की जगह मैंने क्या रख दिया, x2। तो ये बनता है डेल्टा P इक्वल्स टू P1 नॉट x2, और मैंने इस इक्वेशन को नाम दे दिया इक्वेशन 5। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है? तो अब देखिए बात को, इक्वेशन 5, ठीक है, इक्वेशन 5 को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, डेल्टा P इक्वल्स टू P1 नोट इंटू x2, डेल्टा P इक्वल्स टू P1 नोट इंटू x2। क्या मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूँ, डेल्टा P मैंने यहीं लिखा लेफ्ट हैंड साइड में, और जो ये P1 नोट था इसको मैं डिनोमिनेटर में लेके आया, P1 नोट, और लेफ्ट हैंड साइड में हमारा बच गया क्या,
विच इज x2। तो ये इक्वेशन ऐसी भी दिखाई दे सकती है क्या आपको? बिल्कुल दे सकती है। अब ये इक्वेशन अगर मैं नाम दूं तो इस इक्वेशन को नाम देता हूं मैं 6th। ठीक है जी। अब मुझे इक्वेशन 2 से डेल्टा पी की वैल्यू बताइए। इक्वेशन 2 से हमारे पास डेल्टा पी की वैल्यू है P10 माइनस P1। तो इस डेल्टा पी की वैल्यू को मैं कहाँ रख दूं? इक्वेशन नंबर 6 में। अगर मैं इक्वेशन 2 से डेल्टा पी की वैल्यू उठाऊं, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, डेल्टा पी इज चेंज इन वेपर प्रेशर, P10 प्योर स्टेट माइनस P1 कंपोनेंट 1 का वेपर प्रेशर। इसका जो सब्सट्रैक्शन आया विच इज डेल्टा पी चेंज इन प्रेशर, और इस डेल्टा पी की वैल्यू मैंने इक्वेशन 6 में अगर रख दी तो ये इक्वेशन कैसे दिखाई देगी आपको? देखिए, यहां से इक्वेशन 2 की वैल्यू उठाइए और 6 में रखिए। डेल्टा पी डिवाइड बाय P10 इक्वल्स टू x2। ये हमारी इक्वेशन नंबर 6 थी। इक्वेशन 2 से इसकी वैल्यू उठाइए डेल्टा पी की, तो ये क्या बनेगा जी? P10 माइनस P1, नीचे डिनोमिनेटर में क्या है? P10 इक्वल्स टू x2, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर आपकी 7 है जी। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 7। देखिए, P10 माइनस P1 अपॉन P10 इक्वल्स टू x2। x2 इज मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट सेकंड, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट सेकंड। तो इसमें से अगर फर्दर आप सोल्व करते हो, मैं आपको अभी इसको फर्दर सोल्व करके बताऊं। जो इक्वेशन 7 बनी, इसमें लेफ्ट हैंड साइड में जो आपकी इक्वेशन बनते हैं विच इज P10 माइनस P1 विच इज डेल्टा P, एंड नीचे आपका P10। ठीक है, और राइट हैंड साइड में आपका x2 विच व्हाट इज x2? तो मैंने अभी अभी आपको समझाया, x2 इज द मोल फ्रैक्शन, x2 इज मोल फ्रैक्शन, ठीक है, ऑफ कंपोनेंट सेकंड, ऑफ कंपोनेंट सेकंड। ठीक है जी। मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट सेकंड में आप वैल्यू रखिए। मान लो ये आपका बीकर है, ठीक है, इसमें दो कंपोनेंट मैंने ले लिए, इसमें मैंने दो कंपोनेंट लिए, कंपोनेंट 1 C1 एंड कंपोनेंट 2 C2। इसमें से जो आपके दो कंपोनेंट हैं, अगर मैं मोल फ्रैक्शन निकालवाऊं तो मोल फ्रैक्शन जो आपका होता है, ठीक है, सबसे पहले मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए आपको कंपोनेंट 1 के मोल्स निकालोगे आप। ठीक है जी, मोल्स निकालोगे, जो गिवन मास है अपॉन में टोटल इसका जो मोलर मास है, वो उससे मोल्स आएंगे कंपोनेंट 1 के। ऐसे ही कंपोनेंट 2 के आप क्या निकालोगे? मोल्स निकालोगे। ठीक है जी, जो गिवन मास है अपॉन में टोटल में मोलर मास, तो आपके क्या आएंगे? मोल्स ऑफ कंपोनेंट सेकंड, मोल्स कंपोनेंट सेकंड एंड मोल्स कंपोनेंट 1। ठीक है, अब मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मैंने बताया था कि मोल फ्रैक्शन में नाम से ही पता चल रहा है कि फ्रैक्शन, जब भी आप फ्रैक्शन की बात करते हो तो दो चीज़ों का रेशियो लेते हो आप। तो मोल फ्रैक्शन, तो अगर मैं निकलवाता हूँ मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1, तो आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए, क्या? कि जो कंपोनेंट 1 है उसका मोल फ्रैक्शन। ठीक है जी, कैसे निकालोगे? मोल्स ऑफ N1, मतलब कंपोनेंट 1 के मोल्स जो आपने यहाँ से निकाल चुके हो, अपॉन में फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में कुछ तो वैल्यू आएगी डिनोमिनेटर में, तभी तो फ्रैक्शन आएगा, अपॉन में टोटल मोल्स, मतलब जो दोनों कंपोनेंट हैं N1 प्लस N2 के मोल्स। तो ये आएगा आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ 1, या कहिए x1 इक्वल्स टू N1 प्लस N2। ठीक है जी। ऐसे ही आपके सेकंड कंपोनेंट के अगर मोल्स निकालोगे, तो मोल्स आपके पास आ चुके हैं सेकंड कंपोनेंट के, तो मोल फ्रैक्शन आप सेकंड कंपोनेंट के निकालोगे विच इज x2, तो आप क्या लिखोगे?
फ्रैक्शन निकाल रहे हो, ऊपर आएंगे मोल्स ऑफ सेकंड कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल मोल्स, जो कि आपके दोनों कंपोनेंट के मोल ही तो टोटल मोल होंगे भाई, दोनों कंपोनेंट है, इसमें दो ही कंपोनेंट है, दोनों कंपोनेंट के टोटल मोल ही टोटल मोल है आपके, दोनों का जो मोल होगा 1 और सेकंड का वही टोटल मोल्स है, तो वही हम लिख रहे हैं N1 + N2। ठीक है, तो ये आ गए आपके मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड कंपोनेंट। ठीक है, अब इक्वेशन 7 में आइए आप, यहाँ पे लिखा है इसने x2 विच इज मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट सेकंड, विच इज मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट सेकंड MF2। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ MF2? N2 डिवाइड बाय N1 + N2। तो इस वैल्यू में इसमें इक्वेशन में पुट करिए और फर्दर इस इक्वेशन को सोल्व करिए। देखिए जो इक्वेशन 7 बनी आपकी, P1 नोट माइनस P1 डिवाइड बाय P1 नोट इक्वल्स टू x2, क्या वैल्यू है जी? N2 डिवाइड बाय N1 + N2। तो ये इक्वेशन आपकी बनती है, फाइनल जो आपकी इक्वेशन बनती है रिलेटिव लवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की। दिस इज द इक्वेशन ऑफ रिलेटिव लवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, तो बहुत ही मैंने इजी तरीके में रिलेटिव लवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को समझाने की कोशिश की है। दिस इज इक्वेशन ऑफ रिलेटिव लवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है जी, इक्वेशन आई है आपकी रिलेटिव लवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के लिए। क्लियर है? ठीक है, तो हम 1 बाय 1 सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज करेंगे इसको। ठीक है, थैंक्स फॉर योर कोऑपरेशन, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, थैंक यू।